ग्रुप एंड टीम। क्या आज हम लोग ये टीम को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे उनको लेकर चलते हैं। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग ग्रुप एंड टीम। ग्रुप्स for more interacting and interdependent individual come together to achieve particular goals। ग्रुप्स वो होते हैं दो या दो से ज्यादा टीम मेंबर्स अगर इंक्लूड हो रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो ग्रुप होता है। ठीक है, ग्रुप के फिर मजीद दो टाइप्स हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो फॉर्मल ग्रुप होते हैं वो उनको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, कंपनी से रिलेटेड होते हैं, जिनका एक स्पेसिफिक गोल है जो उन्होंने अचीव करना होता है। बट इनफॉर्मल ग्रुप्स कौन से होते हैं कि वो जो है अपनी सोशल नीड्स को मीट करते हैं। मीन्स के कोई वो फ्रेंडली ग्रुप हो सकता है, कोई अंडरस्टैंडिंग ग्रुप हो सकते हैं, कोई जो है वो ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं जो फॉर्मली किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे ना बने। Examples of formal groups: command groups, task groups, cross-functional groups और self-managed groups। सबसे पहले कमांड ग्रुप। ठीक है, कमांड ग्रुप कौन से होते हैं? ग्रुप दैट आर डिटरमाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड कंपोज ऑफ इंडिविजुअल हु रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू अ गिवन मैनेजर। आपको इसमें एक मैनेजर जो है वो ग्रुप को मैनेज करता है और आपने सारी रिपोर्टिंग सारा कुछ उनको बताना होता है। ठीक है, टास्क आपके टास्क से रिलेटेड होता है, आपको एक स्पेसिफिक जॉब जो है वो परफॉर्म करनी होती है यहाँ पर। और ग्रुप का टारगेट ये होता है कि उन्होंने वो टास्क जो टाइम पीरियड दिया जाता है उसमें वो सारा टास्क कंप्लीट करना होता है। ठीक है, क्रॉस फंक्शनल ग्रुप्स ये वो ग्रुप्स होते हैं जो अपनी नॉलेज और स्किल्स को अपने डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने में यूज करते हैं। जिस तरह के एक ही ग्रुप में जरूरी नहीं होता कि एक ही स्किल्स फुल पर्सन, डिफरेंट स्किल्स के पर्सन जो है वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं और वो मजीद अपनी स्किल्स दूसरे बंदों के साथ शेयर भी करते हैं ताकि जो है वो भी अपनी परफॉर्म जो जॉब है वो बेटर वे में परफॉर्म कर सके। सेल्फ मैनेज टीम्स या ग्रुप्स। ठीक है, ये वो ग्रुप्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट इन एडिशन टू देयर ओन टास्क। ठीक है, take and traditional responsibilities such as hiring, planning and scheduling, performance evaluation। ये वो ग्रुप्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि उन्होंने ग्रुप्स को मैनेज करना है। ठीक है, थ्रू हायरिंग, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ठीक है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल होता है। ये वो इंडिविजुअल ग्रुप्स होते हैं जो कि टीम को मैनेज करते हैं। सबसे पहले तो वो अपनी सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं, अपने आप को ग्रूम करते हैं, देन जो है ना टीम को ग्रूमिंग में हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ टीम्स: प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स, सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स वो होती हैं जो कि सेम या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है वो कहीं भी कंफ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं या कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है, उन और टास्क को रिसॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क को जो परफॉर्म करने में मुश्किल पेश आती है तो वो उनको हेल्प आउट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स कहलाती हैं। ठीक है, सेल्फ मैनेज। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स में ज्यादातर ताल्लुक जो होता है वो एचआर डिपार्टमेंट। एचआर ऐसी टीम्स बना देता है जो कि ये एनालिसिस करेंगी, ये गो थ्रू करेंगी, ऑब्जर्व करेंगी कि कहाँ पर किन ग्रुप्स के अंदर प्रॉब्लम राइज होगी, जहाँ ये टास्क टाइमली परफॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है, कोई ना कोई कंफ्लिक्ट राइज हो रहा है, इंटरेक्शन लेवल जो है वो बहुत लो है,
तो वो टीम्स उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व सेल्फ मैनेज टीम, सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स, a formal group of employees who operate without a manager and are responsible for a complete work process herself, ठीक है। कोई मैनेजर नहीं होता, ये खुद से ही जो है ना टीम वर्क परफॉर्म कर रही है। इस तरह के सेम स्किल्स के पर्सन जो है ना वो मिल जाते हैं और कहते हैं कि ये टास्क हम मिलके परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। उनको कोई मैनेजर नहीं होता, उनका कोई लीडर नहीं होता, वो एज खुद अपनी अपनी बेस पर जो है वो टीम वर्क परफॉर्म कर रहे हो। क्रॉस फंक्शनल टीम्स, ठीक है। क्रॉस फंक्शनल टीम्स group of individuals who are experts in various specialties and work together in on various tasks, ठीक है। अब क्या होता है कि डिपार्टमेंट वाइज भी हो सकता है, एक डिपार्टमेंट के अंदर ये जो वर्क परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि दूसरे डिपार्टमेंट में भी वो कोई ना कोई किसी और टीम के साथ मिलकर वर्क परफॉर्म कर रही है, ठीक है। ये वो इनके अंदर कोई स्पेशलिस्ट टीम होती है, ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एज अ एट अ टाइम जो है वो वर्क कर रही होती है इकट्ठे मिलकर दूसरी टीम्स के साथ। वर्चुअल टीम, वर्चुअल के इनका जो है वो फिजिकली ताल्लुक नहीं होता, ये जस्ट बाय देयर वर्ड्स बाय देयर कम्युनिकेशंस जो है ये टीम्स वर्कआउट कर रही होती है। जिस तरह के आईटी आईटी यूज कर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज कर ऑनलाइन या ऑनलाइन टीम्स होती है जो कि वर्चुअली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर जो है वो टास्क या गोल्स अचीव कर रही है। स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ टीम, सबसे पहले फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग के हमने सारी चीजें जो है ऑलरेडी पहले भी ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। कि कौन कौन से स्टेजेस से करते हैं। फॉर्मिंग जब टीम्स बन रही होती है, ठीक है। स्टॉर्मिंग अगर उनके अंदर कोई ना कोई कंफ्लिक्ट राइज हो रहा है और वो एक दूसरे से अलग हो रही, ठीक है। फिर नॉर्मिंग, नॉर्मिंग के अंदर जो है teams आपस में एक लीडर होता है और वो सबको गाइड कर रहा है। परफॉर्मिंग के सब एक दूसरे के टास्क में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, इवन के लीडर भी, ठीक है। एडजॉर्निंग, एडजॉर्निंग जो होता है कि एक जो है ना वो अगर ये स्टेज वर्क नहीं कर रही होती तो एडजॉर्निंग स्टेज के अंदर आप दोबारा से नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग दोनों को जो है वो कर रहे होते हैं, कि मतलब कि एक बंदा लीड भी कर रहा है और एट ए टाइम वर्क भी कर रहा है, या फिर कोई बंदा इंडिविजुअली वर्क कर रहा है और दो तीन बंदे मिलकर जो है ना वो वर्क आउट, ठीक है। या आप इनकी डिटेल्स भी देख सकते हैं सारी। ये फिर क्रिएटिंग टीम प्लेयर्स, challenges for team players, individual resistance और culture, ठीक है। टीम प्लेयर्स के लिए जो है वो डिफरेंट चैलेंजेस के सामने आ रहे होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सक्सेस इज नॉट डिफाइंड बाय इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बट टीम एज अ होल, ठीक है। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या है कि इंडिविजुअली उनकी रिकॉग्निशन नहीं होंगी, इंडिविजुअली वर्क काउंट नहीं होगा, एज अ टीम ये जो है ना उनका सारा वर्क काउंट होगा, ठीक है। अगर इंडिविजुअली वो अपना अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं टाइमली, लेकिन ये चीज मैटर नहीं करेगी जब तक पूरी टीम जो है ना टाइमली वो गोल अचीव नहीं कर देगी। कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ इंडिविजुअलिज्म और सिलेक्टिविज्म विल इफेक्ट। अब कोई टीम अगर ऐसे ही जगह पे जाके मतलब जहाँ पे भी टीम्स बन रही हैं या जहाँ पे भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है और वहाँ पे टीम डेवलपमेंट हो रही है, ये भी पॉसिबल कि वहाँ के लोगों को कल्चरल थिंकिंग सिस्टम सब कुछ चेंज, लैंग्वेज चेंज, ठीक है। तो कल्चर भी जो है ना वो एक चैलेंज होता है टीम रोल प्ले करने। टास्क oriented goals, goals performed by group members oriented towards टास्क accomplishment। टास्क ओरिएंटेड गोल्स के जो टास्क पे ही सारी तवज्जो है, ठीक है।
उनका जो बेस हो, उनका जो वर्क है सिर्फ टास्क कंप्लीट करना, लेकिन मेंटेनेंस रोल्स के अंदर ये होता है कि वो टास्क के अलावा रिलेशनशिप भी जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। कुछ टीम्स टास्क परफॉर्म किया, टीम वर्क किया, एड, लेकिन कुछ टीम के अंदर जो होते हैं वो रिलेशनशिप्स भी कायम होते हैं, गुड रिलेशन, ग्रुप के अंदर गुड रिलेशन, कम्युनिकेशन, फ्रेंडली माहौल बनाना होता है, ठीक है। फिर शेपिंग टीम बिहेवियर, सेक्शन ट्रेनिंग रिवॉर्ड्स, सेक्शन इंडिविजुअल शुड हैव टेक्निकल एंड पर्सनल स्किल्स, उसकी स्किल्स की बेस पर जो है टीम एज अ टीम मेंबर जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। फिर मजीद उसको पॉलिश करने के लिए उसकी डिफरेंट वर्कशॉप कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है, जो कि टास्क परफॉर्म करने में हेल्प आउट करे, रिवॉर्ड से उनको इनकरेज किया जाता है, जिस अगर टीम लीडर इंडिविजुअल बेस पर भी जो है वो रिवॉर्डिंग कर रहा होता है अपने सॉरी ग्रुप मेंबर्स को, ताकि वो मोटिवेट रहे। फिर इफेक्टिव टीम्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? क्लियर गोल्स, रेलेवेंट स्किल्स, म्यूचुअल ट्रस्ट, undefined commitment, good communication, negotiation skills, appropriate leadership, internal support, external support, ठीक है। ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स की इफेक्टिवनेस पर डिपेंड करती है, ठीक है, कि उनको इंटरनली सपोर्ट मिल रहा है विद देयर लीडर्स, एक्सटर्नली सपोर्ट मिल रहा है विद देयर सप्लायर्स और अदर, और क्लियर उनको गोल्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी टीम को जो है ना एक्चुअली उनका विजन क्लियर करे, गोल्स को क्लियर करे कि उन्होंने अचीव क्या करना है, रेलिवेंट स्किल्स हो जो गोल्स अचीव करने हैं उससे रिलेटेड स्किल्स उनके टीम मेंबर्स के अंदर हो, ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट हो, आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है, अनडिफाइंड कमिटमेंट हो उनके दरमियान कि हमने जो है ना ये एज अ टीम वर्क वर्क करना है और अपने गोल जो है वो इफेक्टिवली अचीव करना है, गुड कम्युनिकेशन हो आपस में, गुड रिलेशन हो, ट्रस्ट हो, ठीक है, नेगोशिएशन स्किल्स, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो अपने टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, स्किल्स एबिलिटीज होनी चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम को जो है अपने मैनेजमेंट को या लीडर को डिफाइन कर सके, ठीक है, अप्रोप्रिएट लीडरशिप होनी चाहिए, लीडर अगर अप्रोप्रिएटली और टाइमली जो है ना टीम से कम्युनिकेट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली जो है ना वो गुड लीडर है। Characteristics of effective team: have a clear understanding of their goal, have competent members with relevant and technical skills, exhibit high mutual trust, वही सारे characteristics अभी हमने पढ़ी। ये जो है ट्रस्ट होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए गोल को, कमिटमेंट होनी चाहिए लोगों के दरमियान, कम्युनिकेशन लेवल होना चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो सके, नेगोशिएशन होनी चाहिए, ठीक है, फिर अप्रोप्रिएट लीडर होना चाहिए। टर्निंग ग्रुप into effective team, group cohesiveness, the degree to which members are attracted to a group and share the group goals, ठीक है, ग्रुप के अंदर बॉन्डिंग होनी चाहिए आपस में, ठीक है, ताकि टीम मेंबर्स जो हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो, कंफ्लिक्ट राइज ना हो, अंडरस्टैंड कर सकें ताकि गोल्स जो है वो इजीली अचीव हो जाए, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन पर्सननेस एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है ना पॉसिबनेस लिया है, और वर्टिकली जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स या प्रोडक्टिविटी दी गई, ठीक है। अगर पॉसिबनेस हाई है तो प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी, मीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी होगा, ठीक है। ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन अलाइनमेंट ऑफ ग्रुप, अलाइनमेंट ऑफ ग्रुप ज्यादा है और पॉसिबनेस भी ज्यादा है, हाई है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर बहुत ज्यादा होगी। बट अगर पॉसिबनेस लो है और ग्रुप अलाइनमेंट जो है वो ज्यादा है, तो यहाँ पर मॉडरेट लेवल के ऊपर है ना प्रोडक्टिविटी होगी। अगर ग्रुप अलाइनमेंट लो है और पॉसिबनेस हाई है, तो यहाँ पर भी जो है प्रोडक्टिविटी कोई हाई क्वालिटी की नहीं होगी। फिर अगर दोनों चीजें ही लो है, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत बहुत लो लेवल पर होगी, नेगेटिव लेवल पर होगी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स या ऑर्गेनाइजेशन की जो गुड विल है उसको भी इफेक्ट करेगी।
अब ये ग्रुप पर्सननेस कैसे इंक्रीज की जाए? इंक्रीज सोशियो इमोशनल पर्सननेस, ठीक है, कि आपने इमोशनली बाउंड होना है ग्रुप मेंबर्स के साथ, अंडरस्टैंड करनी उनकी नीड्स, उनकी डिमांड्स, कीप द ग्रुप रिलेटिवली स्मॉल। सबसे पहले तो ग्रुप को जो साइज है वो स्मॉल रखना, तो ये ना 10 मेंबर्स से कम रखना, मिनिमम 10 मेंबर्स हो, उससे ज्यादा ना हो, ठीक है। स्ट्राइव फेवरेबल पब्लिक इमेज टू इंक्रीज स्टेटस एंड प्रेस्टीज ऑफ बिलोंगिंग, मतलब कि आपस में जो है वो उन्होंने अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करनी है, ताकि जो है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एक पॉजिटिव इमेज जो है वो क्रिएट कर सके। इनकरेज इंटरेक्शन एंड कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ कॉपरेटिवली वर्क करना है, ठीक है, इंटरेक्शन करना है, कम्युनिकेट करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने लीडर के साथ डिस्कस करना है, ताकि वो कोशिश करके वो कंफ्लिक्ट को डिक्रीज कर सके और आप परफॉर्म कर सकें। एम्फसाइज मेंबर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड, अब यहाँ पर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो लोग होते हैं, ये बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इंटरेस्ट लेवल चेंज होता है और कुछ लोगों का कॉमन होता है। तो यहाँ पर जो है उसमें हम लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, उन लोगों से मिलाकर जो टीम बनेगी तो वो ऑब्वियसली गुड परफॉर्म करेगी, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होगी, पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, ठीक है। पॉइंट्स और एनवायरमेंटल थ्रेट, ठीक है, कंपेटिटर्स या अचीवर्स जो भी है उनका थ्रेट जो है ना उनको टाइम टू टाइम उनके ध्यान में होना चाहिए, कि थ्रेट की बेस पर जो है वो टीम वर्क स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कि अगर उनकी कंपेटिटर्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो अपनी टीम को भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए जो है वो इंटरेक्शनली या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बेस पर वर्क कर रहे हो। जैसे इंस्ट्रूमेंटल पर्सन, ठीक है, रेगुलर अपडेट एंड क्लैरिफाई द ग्रुप गोल, रेगुलरली आपने उनको ग्रुप गोल रिमाइंड करवाने, गिव ईच ग्रुप मेंबर्स वाइटल पीस ऑफ एक्शन, ठीक है, कि हर बंदे ने जो है अपना टास्क जो है वो डेली बेसिस पर जो उनको दिया जाता है वो परफॉर्म करना है ईच मेंबर, ठीक है। चैनल ईच ग्रुप मेंबर्स स्पेशल टैलेंट्स टुवर्ड ह्यूमन गोल्स, अब क्या करना है अपने मेंबर्स को, जो उनका एक गोल है, कॉमन गोल क्या होता है, टीम गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है, वही सबका गोल होता है जो टीम मेंबर ने अचीव करना है। आप दोनों के अंदर ये टैलेंट होना चाहिए, आपने अराइज करना है, उनकी स्किल्स को पॉलिश करना है, आपके टीम लीडर पे डिपेंड करते हैं कि वो कैसे पॉलिश करता है, बाय ट्रेनिंग, बाय कम्युनिकेटिंग और बाय रिवॉर्डिंग, जिस तरह भी करता है तो उसमें जो है वो टैलेंट राइज करना है उनके अंदर। Recognize and equitably reinforce every member contribution, हर मेंबर का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये ना हो कि सिर्फ 2 या 3 मेंबर्स ग्रुप के अंदर वर्क कर रहे हैं और बाकी सारे खामोशी से देख। Remind group members they need each other to get the job done, उनको उनके जहन में ये बात डालनी है कि आप इंडिविजुअली जो है टीम गोल अचीव नहीं कर सकते, आपको ये टीम गोल अचीव करने के लिए एक दूसरे की जरूरत है, तो इसकी बेस पर जो है आपको अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करनी। मैनेजिंग ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना होता है इफेक्टिव टीम में। The perceived incompatibility differences in a group resulting in some form of interference with or opposition to its assigned task, ठीक है। अब ये देखना है कि सबसे पहले कि कंफ्लिक्ट राइज हो क्यों रहा है, ठीक है, क्यों कंपैटिबिलिटी आ रही है, क्यों डिसीजंस के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी नहीं आ रही, कंफ्लिक्ट राइज हो रहा है, क्यों एक दूसरे की सोच, उनकी ओपिनियंस नहीं मिल रही। ट्रेडिशनल व्यू conflict must it must be avoided, ठीक है, conflict जो है वो अवॉइड कर ट्रेडिशनल व्यू। ह्यूमन रिलेशनशिप व्यू में conflict is a natural and inevitable outcome in any
हर ग्रुप में जब भी 2 या 2 से 3 बंदे होंगे तो उनकी सोच में डिफरेंस लाजमी होगा। जब सोच में डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर कंफ्लिक्ट राइज होगा। इंटरेक्शनल व्यू, conflict can be positive for most and is absolutely necessary for successful performance। अच्छा, कंफ्लिक्ट जो है वो कभी कभार पॉजिटिव फोर्स भी होता है, ठीक है, वो परफॉर्मेंस ये वहां पर अगर किसी की सोच से रिलेटेड कंफ्लिक्ट राइज हो रहा है तो लीडर जो है वहां पर उसकी ओपिनियन को भी मायने रखेगा कि अगर 4 बंदों की ओपिनियन सेम है, एक के डिफरेंट आ रही है, तो वो किस बेस पर आ रही है। मे बी जो है वो जिस जिस लेवल पे जाकर वो सोच रहा है तो उसकी बेस पर हमारी टीम है उस अ, वो लाइन हो सकता है कि उसमें फ्यूचर परसेप्शन की बेस पर उसकी ओपिनियन चेंज आ रही हो, तो लीडर को उसकी ओपिनियन भी ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। और अगर वो ओपिनियन उसकी या उसकी जो नेगेटिव एक ओपिनियन आ रही है या डिफरेंट ओपिनियन आ रही है तो वो टीम को किस तरीके से अफेक्ट कर रही है, तो उसमें से किस तरीके से मोटिवेट कर कर सेम ओपिनियन पे लेकर आना है, तो ये भी एक टीम लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पर जो है वो लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बताई गई हैं, लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के लो है, नन है, ऑप्टिमल है, हाई है। फिर टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, डिसफंक्शन है, फंक्शन है, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। वहाँ पे टीम की परफॉर्मेंस तो चली जाएगी, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत हाई लेवल पे होगा तो वहाँ पे बिल्कुल टीम परफॉर्मेंस लो पे चली जाएगी, ठीक है। और अगर बिल्कुल लो है तो टीम परफॉर्मेंस ऑब्वियसली लो करेगी, हाई होगी। मैनेजिंग categories of concepts, functional concepts, dysfunctional concepts, ठीक है। अब फंक्शन टास्क रिलेटेड और फंक्शन या स्ट्रक्चर से रिलेटेड, फिर डिसफंक्शनल कंसेप्ट के जो मतलब टीम मेंबर्स के आपस में हो रही हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो, लीडर्स से जो है वो अंडरस्टैंडिंग ना हो रही, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंफ्लिक्ट, टास्क कंफ्लिक्ट, कंटेंट एंड गोल्स ऑफ वर्क। पहले कहते थे ये जो है इसकी टाइप्स आ गई हैं, फिर टास्क से रिलेटेड कि आप वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जैसे आपके लिए वर्क कंटेंट्स है या वर्क डिस्क्रिप्शन है वो क्लियर नहीं है, इस वजह से जो है आपके माइंड में और वर्क जॉब डन और जॉब डिस्क्रिप्शन के दरमियान जो है वो कंफ्लिक्ट राइज हो रहा है। रिलेशनशिप कंफ्लिक्ट, आप एक दूसरे से गुड रिलेशन कायम नहीं कर पा रहे, आप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे। प्रोसेस कंफ्लिक्ट कि आप जो है हाउ टू वर्क गेट डन, कि आप प्रोसेस को नहीं समझ पा रहे हैं, आप वर्क स्ट्रक्चर या जॉब नेचर को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। टेक्निक्स टू रिड्यूस कंफ्लिक्ट, मैम आपकी आवाज टेक्निक कट यहाँ के पे आ रही अवॉइडेंस, अकोमोडेशन, फोर्सिंग, कॉम्प्रोमाइज और कोलैबोरेशन। सबसे पहले तो कंफ्लिक्ट को अवॉइड करना है, ठीक है। टीम लीडर को कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करे और जो है ना वो किसी भी तरह मोटिवेट करे। कॉम्पिटिशन उनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेट करने को, फोर्सिंग के इनको कर दी कि कंफ्लिक्ट राइज नहीं होना, मतलब एज अ लीडर अपनी पावर का इस्तेमाल करे, वो तो कंप्रोमाइज करवा ले या फिर कोलेबोरेशन करवा ले कि उनके दरमियान में फिर अंडरस्टैंडिंग करवा ले कि जो उनकी आपस में नीड है उसकी बेस पर ही जो है ना वर्क किया जाए। सोशल लूपिंग, a tendency for individual to expend less effort when working collectively than what work। सोशल लूपिंग के अंदर क्या आता है कि ऐसी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को सोशली ज्यादा मतलब क्या कहना चाहिए, सी समझते हैं या स्ट्रॉन्ग समझते हैं वर्क करने में एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल वर्क करना ज्यादा
पसंद कर रहे होते हैं या इंडिविजुअली वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू टीम। ठीक है, तो ये सोशल लूपिंग है। आप जो है वो इंडिविजुअली ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू टीम। अब इससे किस तरह प्रिवेंट किया जाता है? 3 क्वेश्चंस आस्क टू डिटरमाइन appropriate of a team approach। 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। Can the work be done better by more than one person? ठीक है, या एक से ज्यादा लोग जो है ना वो बेटर वर्क परफॉर्म कर सकेंगे। Does the work create a or set of goals that is more than the aggregate of individual goals? ठीक है, क्या वो कॉमन गोल को जो है वो टीम ज्यादा अप्रोप्रिएट वे में परफॉर्म कर पाएगी एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल? आर द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इंटरडिपेंडेंट? क्या तमाम ग्रुप जो है वो इंटरडिपेंड कर रहे हैं ग्रुप के? ठीक है, ये किसी भी टीम को बिल्ड करने के लिए चीज लगाई हो। टीम जब भी बनती है तो लोग वहाँ पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ऑब्वियसली एक बंदे के निस्बत 2 या 3 बंदे वर्क ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकेंगे और जल्दी परफॉर्म। ठीक है, तरीके से इंडिविजुअल गोल्स इंडिविजुअली होंगे लेकिन जो टीम गोल्स होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स